गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैलकुलस धीरे धीरे जो है वो कवर हो रही है और मैंने लिमिट का पूरा पोर्शन पढ़ा दिया। क्लास 12 में जो लिमिट है आपके यहाँ या जो भी बोर्ड्स हों उसमें एक पोर्शन रह गया है एल हॉस्पिटल रूल। उसमें भी लिमिट्स होती हैं, उनको कैसे डील करेंगे वो हम आपको बताएंगे। एल हॉस्पिटल रूल पढ़ने से पहले ज़रूरी ये है कि हम लोगों को डिफरेंशिएशन आना चाहिए। अब हम उन सब की बात नहीं कर रहे हैं कि जिन लोगों को आता है, अब हम तो ये समझ के चल रहे हैं कि नहीं आता है, तो डिफरेंशिएशन आना चाहिए। सवाल लगा लेना डिफरेंशिएशन की अलग चीज़ होती है और कंसेप्चुअल मामलात को, मैटर को जानना एक अलग चीज़ होती है। क्यों? क्योंकि अभी जब आप बढ़ेंगे तो लिमिट के बाद में डिफरेंशिएशन लाया हूँ, आना चाहिए थी कॉन्टिन्यूटी, लेकिन मैंने डिफरेंशिएशन इसलिए ले आया हूँ मैं कि आपकी लिमिट पूरी कवर हो जाए, ठीक है। और उधर वाल एक लेक्चर में पूरी ट्रिग्नोमेट्री मैंने आपकी कवर कर दी है, पूरी रेट ऑफ मेजर से लेकर, यानी वही कन्वर्जन से लेकर यूनिट्स के, और मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल तक पढ़ा दिया है। और इसके बाद में एक टॉपिक हमारे दिमाग में और आया है जो बच्चों को शायद हो सकता है प्रॉब्लम करता हुआ हो, थोड़ा सा 1-1.5 घंटा लगेगा उसमें, तो मैं आप लोगों को ग्राफ ऑफ द फंक्शन और पढ़ा दूंगा और उसके बाद में क्लास 12 का उसी से अटैच इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो अटैच कर दूंगा। और कैलकुलस ये जो है ये यूं ही ऑल्टरनेटिव लेक्चर्स इसके ऊपर चलते रहेंगे। आज हम जिस चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं वो चैप्टर है डिफरेंशिएशन। उस चैप्टर में कई चीज़ें हैं, आप ये समझ लें। डिफरेंशिएशन क्या है? डिफरेंशिएशन को या डेरिवेटिव को हम लोग दो तरीके से डिफाइन करते हैं। एक तो हमें यह मालूम होना चाहिए कि फिजिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन क्या है, और एक चीज़ ये मालूम होना चाहिए कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन है, उसकी ज्योमेट्री क्या है। अगर कोई चीज़ लिखी गई तो उसकी ज्योमेट्री क्या है, ठीक है। हमने कहीं के ऊपर कहा सर्कल, तो ठीक है सर्कल गोल होता है, लेकिन ज्योमेट्री में दिखाया गया देखिए इस तरीके का होता है, उसमें ये खासियत होती है, ये सेंटर होता है और ये सरकमफ्रेंस होती है और ये डायमीटर होता है और ये जो है वो चीज़ें कॉर्ड होती है, सब चीज़ें होती हैं। इसी तरीके से डिफरेंशिएशन का फिजिकल माना भी है और ज्योमेट्री के माने भी हैं। और उसके बाद में शायद तीसरा पॉइंट हमने आपको डाल दिया है कि फर्स्ट प्रिंसिपल, तो फिर वो हम लोग जब आएंगे वहाँ को तो हम आपको बताएंगे कि फर्स्ट प्रिंसिपल किसे कहते हैं, अगर आज हम वहाँ तक पहुँच पाए। सबसे पहले हमको बताना ये चाहिए कि फिजिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होता है, लेकिन हम इसमें फिजिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन पहले नहीं पढ़ाएंगे, पहले हम आपको ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन बताएंगे। और जिन बातों को हम बताते जाएं उन बातों को आप अपने जहन में रखते जाइएगा और पॉज कर करके चीज़ों को समझते जाइएगा, और फिर हम सवालों पे तो आ ही जाएंगे। सवाल में कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और देखिए सवाल का लगा लेना और बाय दी वे किसी सवाल का ना लगा पाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। हो सकता है कि हम भी कोई प्रॉब्लम लगा रहे हों और ना लग पाए, हो सकता है देर लग जाए, तो इसलिए अगर कंसेप्ट मालूम है तो चीज़ें जो हैं वो आसान हो जाती हैं। तो बस एक रिक्वेस्ट आप लोगों से बार बार मैं करता हूं कि देखिए ज़रूर, और अगर समझ में आए, आपको ये लगे कि हाँ मेरे काम की चीज़ है, तो दूसरे लोगों से भी कहिए कि साहब देखो और सब्सक्राइब करो, तो फिर हमें भी ज़रा सा हिम्मत अफजाई होगी और चीज़ों को और अच्छा करने की ज़रूरत पैदा होगी। तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए लोगों से, जो हमें भी ऐसा लगे कि हम जो काम कर रहे हैं तो वो सार्थक है। डिफरेंशिएशन में सबसे पहले हम लोग, इसीलिए हमने पहले यहाँ के ऊपर ही डाला, पहले बताना ये चाहिए था लेकिन हमने उल्टी हेडिंग डाल दी है, क्योंकि बात जो है अगर हम फिजिकल मीनिंग पर भी करेंगे तो भी बात वहीं पहुँच जाएगी, ज्योमेट्रिकल मीनिंग पर पहुँच जाती है। तो इसलिए जब ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझ में आ जाएगी तो फिजिकल मीनिंग भी समझ में आ जाएगी। एक बात आप समझ लें, हमारे पास में कोई लाइन हो और चाहे कोई कर्व हो, कोई भी कर्व हो, y बराबर x² हो, y बराबर x हो, यानी लाइन हो, अगर हम किसी कर्व को खींचेंगे तो इस कर्व पर अगर हम ये देखें, जिस तरीके से आपको लाइन की डेफिनेशन क्या बताई जाती है कि इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स को मिला दिया जाए और वो सारे पॉइंट अगर कोलिनियर हो तो उनको मिला देने पर लाइन मिल जाती है। इसी तरीके से अगर कोई कर्व है
तो कर्व भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से मिलकर बनता है। यानी अगर कोई कर्व है तो उसके ऊपर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं और उन पॉइंट को धीरे 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 मिला दें तो एक शेप हमारे सामने आ जाता है, तो उसको हम लोग कर्व कह देते हैं। वो डिफरेंट शेप हो सकते हैं। कर्व के इन इनफाइनाइट पॉइंट्स पर, हर पॉइंट पर अलग अलग अगर हम टेंजेंट खींचें तो यूनिक टेंजेंट आएगी। देखिए बात जो हम कहते जा रहे हैं जहन में अपने रखिएगा। कोई भी कर्व है, बहुत से पॉइंट्स हैं जिनको हम गिन नहीं सकते, हमने उनको मिला दिया, एक शेप हमारे सामने आ गया। उन अलग अलग पॉइंट्स पर, हर पॉइंट पर अगर हम एक टेंजेंट खींचे तो यूनिक टेंजेंट आती चली जाएगी। ये दिमाग में आपके आते रहना चाहिए कि यूनिक टेंजेंट जो है वो आती रहेगी। क्लियर हो रही बात? पहली बात तो आप ये समझ लें, देखिए पहली बात आप ये समझ लें कि टेंजेंट का कॉन्सेप्ट क्या है। अगर हमारे पास में यहां के पर ये कोई कर्व है, सबसे पहले हम आपको टेंजेंट बता देंगे टेंजेंट होती क्या है। यहां तक हम लोग पहुंचे। अब अगर आप देखें तो अगर इसमें यहां के पर ये पॉइंट होगा, इससे जुड़े हुए ढेरों पॉइंट होंगे, उनको मिला दिया तो शेप हमारे सामने आ गया। लेकिन बहुत से बच्चे जो हैं वो टेंजेंट का कॉन्सेप्ट नहीं जानते। सबसे पहले हम आपको यहां के ऊपर ये कॉन्सेप्ट देंगे कि टेंजेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखिए अगर हम इस लाइन को यहां के ऊपर काट दें, ये हम लोगों ने यहां के ऊपर काट दिया, और एक पॉइंट यहां के ऊपर ये जो है जहां के ऊपर इसने कर्व को इंटरसेक्ट किया, इस कर्व की इक्वेशन यहां के ऊपर y बराबर fx थी। आप देख लें कि जो कर्व था, ये हमने शुरुआत की, कर्व था y इज इक्वल टू यहां के ऊपर fx। अब हम आपको ये बता रहे हैं कि टेंजेंट कैसे बनती है। अगर ये पॉइंट यहां के ऊपर ये P ले लिया जाए और इस कर्व को इस लाइन ने जिस दूसरे पॉइंट पर काटा तो ये यहां के ऊपर Q हो गया। देखिए बहुत विकराल रूप हो जाएगा डिफरेंशिएबिलिटी तक इसका, इसलिए आपको बेसिक जो है वो समझना जरूरी है। अगर इस लाइन ने इस कर्व को दो पॉइंट पर काटा, अगर ये पॉइंट यहां के ऊपर ये P हो गया और ये पॉइंट यहां के ऊपर ये Q हो गया, तो ये जो PQ है बच्चों, ये जो PQ है ये सीकेंट कहलाएगी। क्या कहलाएगी? यहां के ऊपर ये सीकेंट कहलाएगी। इसको हिंदी में अगर कोई बच्चा यूपी बोर्ड का बैठा है तो छेदक रेखा कहते हैं। ये यहां के ऊपर सीकेंट हो जाएगी। इसके बाद में अगर हमें इस Q पॉइंट पर पर टेंजेंट चाहिए, यानी हमें इस पॉइंट पर अगर टेंजेंट चाहिए तो कॉन्सेप्ट देख लिए क्या होता है। बात आप समझ लिए इस चीज को। कॉन्सेप्ट ये होता है कि P Q की तरफ अप्रोच करेगा। ये सब लिमिट में हम आपको पढ़ा चुके हैं। यानी P Q की तरफ बढ़ेगा। अगर इस पॉइंट पर हमें टेंजेंट चाहिए है तो क्या होगा कि P यहां पर आ जाएगा। तो P की जब लोकेशन यहां के ऊपर ये हो जाएगी तो देखिए लाइन की लोकेशन ये हो जाएगी बच्चों। ये देखिए यहां के ऊपर ये हो जाएगी। आप देख लें इस चीज को, ये हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद में क्या होगा, P Q की तरफ बढ़ रहा है, हमको Q पॉइंट पर टेंजेंट चाहिए, ये P आ गया। अगर ये P आ जाएगा तो बच्चों फिर हमारे पास में यहां के ऊपर ये पोजीशन हो जाएगी। पॉइंट समझ में आ रहा है? और धीरे धीरे यहां के ऊपर क्या हो रहा है कि धीरे धीरे यहां के ऊपर हमारे पास में ये लाइन जो है वो घूम रही है। जैसे जैसे P नीचे उतरेगा ये लाइन धीरे धीरे घूमेगी। और अब सिचुएशन क्या होगी कि और अगर नीचे आ जाएगी तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि अब पोजीशन जो है वो यहाँ के ऊपर देखिए यहाँ के ऊपर ये हो जाएगी और P जो है वो यहाँ पर आ गया। आप खुद देखते रहिए कि धीरे धीरे P Q की तरफ अप्रोच कर रहा है और हमें Q पॉइंट पर टेंजेंट चाहिए। तो कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि सबसे पहले हमने एक लाइन खींची जिसने कर्व को P और Q पॉइंट पर काटा। अब P जो है वो Q की तरफ अप्रोच कर रहा है, हमें Q पॉइंट पर टेंजेंट चाहिए। अब धीरे से यहाँ के ऊपर देखिए अब ये सिचुएशन आई। तो आप खुद देख लें इस चीज को कि यहाँ के ऊपर अब हमारे पास में ये सिचुएशन हो जाएगी। देखिए मैंने थोड़ा सा यहाँ के ऊपर इसका ये बदला कि आपकी बात समझ में आती जाए। ये अब यहाँ के ऊपर ये आ गई। ठीक है। ये लाइन धीरे धीरे घूमती जा रही है और देखिए अब सिचुएशन, एक बात है, एक पॉइंट यहाँ के ऊपर क्या हो जाएगा कि कर्व हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये है, ये कर्व है हमारे पास में। देखिए ये यहाँ के ऊपर ये हमारे पास में कर्व है, ये लाइन घूमती जा रही है। इसी तरीके से यहाँ के ऊपर ये पॉइंट आ जाएगा। अगर ये पॉइंट यहाँ के ऊपर आ गया, ये पॉइंट यहाँ पर आ गया, ये P अब यहाँ पर आ गया, अब P यहाँ पर आ गया,
तो सिचुएशन क्या हो जाएगी कि ये लाइन ऐसे हो जाएगी। अब आपने देखा सिर्फ इतना सा गैप बचा, अब P यहां के पर ये आ गया और P Q की तरफ अप्रोच करेगा, और जब P जो है वो Q पर ओवरलैप कर जाएगा, अब ये घूम गया बिल्कुल ही, और धीरे 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 क्या हो गया कि P Q की तरफ अप्रोच करते करते यहां पर P और P Q पर ओवरलैप कर गया। तो ये लाइन देखिए ऐसे हो जाएगी, ए यहां के पर ये ऐसे लाइन हो जाएगी, ये देखिए लाइन ऐसे घूमते घूमते यहां के पर ये ऐसे हो गई। लेकिन कब ये हुआ, जब P Q पर ओवरलैप कर गया, P ओवरलैप ऑन यहां के पर ये Q, तो ये लाइन घूम के क्या हो जाएगी, ये टेंजेंट बन जाएगी। ये हमारे पास में यहां के पर ये बन जाएगी, क्योंकि टेंजेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, टेंजेंट का कॉन्सेप्ट ये होता है कि किसी भी पॉइंट को छूती हुई कर्व के किसी भी पॉइंट को टच करती हुई अगर कोई लाइन सिंगल पॉइंट को टच करती हुई अगर इस तरीके से यहां के पर ये निकल जाए तो फिर ये क्या बन जाती है, फिर ये टेंजेंट बन जाती है। तो कंसेप्ट क्या मिला, एक कंसेप्ट ये है कि कर्व जो तैयार होता है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से तैयार होता है। उन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स में हर पॉइंट पर यूनिक टेंजेंट हमको मिलती है। टेंजेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि कोई लाइन कर्व को दो पॉइंट पर काटे, पहले वो सीकेंट हो और फिर क्या हो जाए कि जिस पॉइंट पर हमें टेंजेंट चाहिए है बचा हुआ पॉइंट उसकी तरफ अप्रोच करे, और जब वो दोनों आपस में एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाएंगे तो वो सिंगल पॉइंट हो जाएगा। जब P Q पर ओवरलैप कर गया तो वो सिंगल पॉइंट हो गया, और जब P और Q ओवरलैप करके सिंगल पॉइंट बन जाएंगे तो उस पर जो लाइन आएगी फिर वो यहां के पर ये टेंजेंट कहलाएगी। आपने देख लिया, ये टेंजेंट का कॉन्सेप्ट ये होता है कि इस तरीके से यहां के पर टेंजेंट बनती है। अब एक बात आप गौर करें, यहीं पर आप समझ लें, कर्व के किसी पॉइंट पर अगर टेंजेंट लाइन का जो स्लोप है, क्या मैंने कहा फिर दोहराइए आप लोग, कर्व के किसी पॉइंट पर टेंजेंट क्या लाइन है, कर्व के किसी पॉइंट पर टेंजेंट लाइन का जो स्लोप है, स्लोप ग्रेडियंट, ठीक है, वही dy बाई dx कहलाता है। जो आप लोग dy बाई dx पढ़ते हैं इसकी ज्योमेट्री क्या होती है कि कर्व के किसी पॉइंट पर टेंजेंट लाइन अगर खींची जाए तो टेंजेंट का जो स्लोप है वही dy बाई dx कहलाता है। बात समझ में आ रही है, यानी जिसको हम लोग कहते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या हो, जब फिजिकल मीनिंग होगी तो हम बात करेंगे बाद में। डिफरेंशिएशन का असली माने क्या है, डिफरेंशिएशन की असली माने ये है, ज्योमेट्री ये है कि कर्व के किसी पॉइंट पर अगर कोई टेंजेंट खींची जाए तो टेंजेंट जो है वो एक लाइन होगी, उस लाइन का एक्स एक्सिस के साथ में कोई ना कोई इंक्लिनेशन होगा, ठीक है। तो इंक्लिनेशन मान लिए थीटा है, तो आपसे कहा जाएगा बताइए उसका स्लोप क्या हुआ, आप कहेंगे m बराबर tan थीटा हुआ। लेकिन डिफरेंशिएशन की फॉर्म में क्या होगा, अब हर आदमी से आप यही बताइएगा कि ज्योमेट्री क्या होती है कि कर्व के अगर किसी पॉइंट पर कोई टेंजेंट खींची जाए तो टेंजेंट का जो स्लोप है वही dy बाई dx कहलाता है, वही डिफरेंशिएशन कहलाता है। यहां तक बात आई। इसके बाद मैंने आपको सीकेंड से यहां के ऊपर ये टेंजेंट खींचना यहां के ऊपर दिखा दिया। इसके बाद में आप लोग ये भी नोट कर लेंगे, ये मैं मिटा दूंगा भी, कि अगर स्लोप देखी जाए तो स्लोप जो है ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ यहां के ऊपर टेंजेंट, यहीं पर मैं बता दे रहा हूं, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन एट एनी पॉइंट, एट एनी यहां के ऊपर पॉइंट इज कॉल्ड डिफरेंस dy बाई dx एट दैट पॉइंट, एट दैट यहां के पर पॉइंट। ये आप लोग पॉज करके इस बात को समझ लीजिए। और बस आखिरी बात हम आपको आखिरी बार ये फिर बता रहे हैं कि जब भी आपसे ज्योमेट्री पूछी जाए dy बाई dx के, तो यही ज्योमेट्री आपके दिमाग में होना चाहिए। और जब ये टेंजेंट आ जाए तो इस पॉइंट पर टेंजेंट है, यानी Q पर टेंजेंट आ गई, कब आई, जब P और Q आपस में एक दूसरे पर ओवरलैप करके सिंगल पॉइंट बन गए। तो इस टेंजेंट लाइन का कोई ना कोई स्लोप होगा, उस स्लोप को ही हम लोग dy बाई dx कहते हैं इस पॉइंट पर। यहां तक बात पहुंची। इसके बाद में हम लोग अब देखते हैं, देखिए यहां तक ये हमने आपको ज्योमेट्रिकल मीनिंग बता दी, और इसके बाद में आप इसको देखिए मैंने यहां के पर मिटा दिया, और इस बात को अपने जहन में रखते हुए हमने कह दिया कि ये बात बहुत बढ़ जाएगी आगे, समझिए 2-3 टर्न के अंदर में यहां के पर ये बहुत बात जो है वो बढ़ जाएगी, इसलिए बातों को आप समझ लें
कि अगर हमारे पास में यहाँ के पर ये वाई एक्सिस है, देखिए यहाँ के पर ये हमारे पास में वाई एक्सिस है और ये हमारे पास में यहाँ के पर ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है। और इसके बाद में हमने इसीलिए आपको यहाँ के पर कॉन्सेप्ट बता दिया है, ये पॉइंट आपको हमने क्लियर कर दिया कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होती है, ठीक है। अगर हम यहाँ के पर ये कर्व ले लें, देखिए ये हम लोगों ने यहाँ के पर ये कर्व ले लिया, इस कर्व की इक्वेशन यहाँ के पर ये y बराबर यहाँ के पर ये एफ एक्स है। हर आदमी समझ लो कि y बराबर यहाँ के पर एफ एक्स, अननोन कोई यहाँ के पर ये कर्व है। इस कर्व में यहाँ के ऊपर 2 पॉइंट ले लिए गए, यहाँ के पर ये 2 पॉइंट ले लिए गए, इसको और मिटा दिए, देखिए ज़रा सा सही तरीके से बनाने कर्व को। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि यहाँ के ऊपर हमारे पास में ये कर्व हो गया और इस कर्व को किसी लाइन ने यहाँ के ऊपर काट दिया, ठीक है। ये जब यहां पर काटा, ये पॉइंट यहां के ऊपर ये P हो गया बच्चों, ये पॉइंट यहां के ऊपर ये P हो गया और ये पॉइंट यहां के ऊपर Q हो गया। देखिए अभी मैं कॉन्सेप्ट बता चुका हूं, इस P के जो कोऑर्डिनेट हैं यहां के ऊपर, इस P के जो कोऑर्डिनेट हैं यहां के ऊपर x0, देखिए ये y बराबर एफ एक्स है। अगर हम x देंगे तो y मिलेगा और अगर हमने यहां पर x0 दे दिया, अगर x की जगह पर x0 दे दिया तो y बराबर क्या मिल जाएगा, fx0 मिल जाएगा। अगर हमने यहां पर x0 दिया तो y की वैल्यू fx0 मिलेगी। तो ये जो पॉइंट है x0 कॉमा यहां के पर ये fx0 हो गया P पॉइंट, और उसके बाद में यहां के पर जो Q पॉइंट है, हर आदमी ध्यान दे लेगा कि ये जो Q पॉइंट है ये हम लोगों ने यहां के पर ये लाइन खींच दी। इसी तरीके से यहां पर एक लाइन हम लोगों ने यहां के ऊपर खींच दी, ये Q पॉइंट के ऊपर, ये Q पॉइंट पर हम लोगों ने यहां के ऊपर लाइन खींच दी और इस Q पॉइंट के x0 और प्लस यहां के ऊपर ये डेल्टा x और कॉमा fx0 और प्लस यहां के ऊपर ये डेल्टा x, यहां के ऊपर ये पॉइंट हो गए। देखिए कोई बात ऐसी नहीं बताई जा रही है जो आपकी समझ में ना आए। हमारे पास में यहां पर इक्वेशन ऑफ कर्व y बराबर एफ एक्स थी, आपने x बराबर x0 रखा, तो जब आप x बराबर x0 रखिएगा तो y बराबर यहां के पर मिल जाएगा fx0। अब आपसे पॉइंट पूछा जाए तो आपको हर हाल में पॉइंट मिल जाएगा x, यानी ये मिल गया x0 कॉमा y, x कॉमा y होता है तो ये वैल्यू मिल जाएगी यहां के पर fx0। इसी तरीके से जब हम कुछ दूर आगे निकल जाएंगे तो कर्व का दूसरा पॉइंट यहां के ऊपर Q ले लिया जाएगा और ये सीकेंट है, ये आप लोग समझ लीजिए। पहले क्या है, ये यहां के ऊपर ये है, यहां के ऊपर सीकेंट, और वही कॉन्सेप्ट हम लोग यहां के ऊपर अप्लाई करेंगे कि जब हम यहां के ऊपर x बराबर, ये देखिए जब हम आगे बढ़ गए, सामने की बात है कि यहां पर अगर 1 लिखा है तो यहां पर 4 लिखा हुआ होगा, तो इसका मतलब यह है कि x0 में कोई वैल्यू छोटी सी जुड़ गई तो वैल्यू मिल जाएगी जाकर यहां के पर fx0 और प्लस यहां के पर डेल्टा x। एक एक पॉइंट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये आ गया तो इसका मतलब अब x ये मिल जाएगा और y ये मिल जाएगा, तो x0 प्लस डेल्टा x जो है वो ये x हो गया और यहां के पर ये y हो गया, ये 2 पॉइंट हो गए। अब इसमें टेंजेंट का कॉन्सेप्ट लगाइए। अब धीरे धीरे क्या होगा कि अगर हमें Q पॉइंट पर टेंजेंट चाहिए, किस पॉइंट पर चाहिए है, यहां पर हमें चाहिए, देखिए ये टेंजेंट, यहां के पर हमें चाहिए है कि टेंजेंट एट यहां के पर Q चाहिए, ओ P चाहिए, मतलब इस पॉइंट पे चाहिए, सॉरी P पॉइंट पर चाहिए, ठीक है, इस पॉइंट पर चाहिए। तो क्या होगा कि ये पॉइंट जो है वो यहां पर आ जाएगा, और जब यहां पर आ जाएगा, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि x एक्सिस पर ये पॉइंट होगा, यानी यहां के पर ये x0 होगा, और जब हम थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे तो यहां के पर ये आ जाएगा x0 और प्लस यहां के पर ये डेल्टा x। ये सबकी समझ में आ गया। और इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम आपको ये देखें, यानी x0 के करस्पॉन्डिंग हमें क्या मिला कि यहां के पर fx0 मिला। पॉइंट क्लियर हो रहा है। और इसी तरीके से x0 प्लस डेल्टा x के करस्पॉन्डिंग हमको यहां पर क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा x0 और प्लस यहां के पर डेल्टा x। ये सबकी समझ में आ गई बात। fx0 प्लस डेल्टा x मिल जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर y मिलेगा और इसके ऊपर यहां के ऊपर x मिलेगा। अब क्या हुआ कि ये पॉइंट जब यहां पर आया तो अब आप देख लीजिए, अभी अभी हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया है कि यहां के ऊपर ये पॉइंट, यहां के ऊपर ये Q आ जाएगा, यानी Q जो है वो P की तरफ अप्रोच करेगा, Q धीरे धीरे P की तरफ अप्रोच करेगा।
इसी तरीके से ये सेकेंड अब क्या होगी, फिर यहां के ऊपर उतर गया। अब सुन लीजिए मेरी बात को, जब ये पॉइंट यहां पर आ गया, देखिए अभी क्या था, पहले जो था, पहले ये पॉइंट जो था ये क्यू था, जब ये आ गया तो इसके बाद में यहां के ऊपर देखिए, जब यहां के ऊपर ये आ गया तो इसका मतलब ये कि ये इधर और आ जाएगा। अब एक बात आप और समझ लें, यहां पर मैं लिख नहीं रहा हूं, लेकिन अगर पॉइंट टू पॉइंट लाइन उतरती जाए, सेकंड नीचे आती जाए, तो क्या कम होता जाएगा, एक्स भी कम होता जाएगा, यानी कम होने का मतलब एक्स में चेंज आता जाएगा। अगर यहां पर 4 है तो यहां पर 3.5 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट नीचे उतर आया। और सामने की बात है कि जब हम यहां के ऊपर ये करेंगे तो यहां पर सिचुएशन इसकी सीध में यहां के ऊपर वाई ये आ जाएगा। क्या चेंज हो रहा है, एक्स और वाई चेंज हो रहा है। और एक्स और वाई अगर चेंज होगा तो लाइन का स्लोप चेंज होगा। इसीलिए कहा जाता है डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या चेंज हो रहा है, वाई इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और वाई इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स से किस पर असर पड़ेगा, लाइन के स्लोप पर असर पड़ता है। छोड़िए, हम लोग जब यहां पर आए तो इसका मतलब ये हो गया। अब आप और करिएगा हर आदमी कि x0 प्लस डेल्टा एक्स, मैं लिख नहीं रहा हूं लेकिन यहां पर लिख के मैं आपको बात समझा दूं कि x0 प्लस डेल्टा एक्स जैसे जैसे QP की तरफ अप्रोच करेगा, x0 प्लस डेल्टा एक्स जो है x0 की तरफ अप्रोच करेगा। यानी अगर यहां पर 4 है तो इधर जब यहां पर आएगा तो 3.5 हो जाएगा। और जब मान लीजिए कि P यहां पर आ गया, ये देखिए ये आ गया, तो इसका मतलब x0 प्लस डेल्टा एक्स और कम हो गया। अगर x0 प्लस डेल्टा एक्स मान लीजिए यहां पर 4 था और यहां पर 3 रह गया, तो इसका मतलब यह है कि x0 प्लस डेल्टा एक्स में क्या हो रहा है कि इस डेल्टा एक्स की वैल्यू, क्योंकि यहां पर तो x0 था, जब हम इधर बढ़ते गए तो हमने इसमें डेल्टा एक्स और जोड़ दिया। तो जब x0 प्लस डेल्टा एक्स x0 की तरफ अप्रोच करेगा तो क्या चीज कम होगी, डेल्टा एक्स कम होता जाएगा। इसके बाद में अगर पॉइंट यहां पर आ गया, आप खुद देख लें, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि अब टेंजेंट जो है वो यहां के ऊपर देखिए ये सेकंड ये हो जाएगी, और सेकंड अगर ये हो गई तो एक्स भी घट गया और इसके बाद में इसके करस्पॉन्डिंग वाई भी नीचे आ जाएगा। अब हम दिखा नहीं रहे हैं, फिगर जो है घिच पिच हो जाएगा। क्लियर हो रही बात। इसी तरीके से अब क्या हो गया कि अब धीरे से QP पर ओवरलैप कर गया। हमने अभी आपको कॉन्सेप्ट बता ही दिया था कि QP पर ओवरलैप कर गया, घूमते घूमते QP पर ओवरलैप कर गया। तो जब QP की तरफ अप्रोच कर रहा था तो x0 प्लस डेल्टा एक्स जो था वो x0 की तरफ अप्रोच कर रहा था। यही बात थी ना, क्योंकि जब x0 से हम इधर बढ़े थे तो डेल्टा एक्स हमने जोड़ दिया था, कुछ वैल्यू उसमें जोड़ दी थी तो आगे बढ़ गए थे। जब हम इधर फिर आएंगे तो डेल्टा एक्स धीरे धीरे अपने एग्जिस्टेंस को कम करेगा, और धीरे धीरे क्या होगा कि जब Q नीचे उतरता जाएगा और जब QP पर ओवरलैप कर जाएगा तो पूरे तरीके से x0 प्लस डेल्टा एक्स जो है वो x0 के बराबर हो जाएगा। ये देखिए x0 प्लस डेल्टा एक्स बराबर x0 के, यानी जब इस पे ओवरलैप कर जाएगा तो ये और ये वैल्यू यहां के बराबर हो जाएगी, और जब बराबर हो जाएगी तो Q और P बराबर हो जाएंगे। Q और P जब बराबर हो जाएंगे तो इस पॉइंट पर हमको टेंजेंट मिल जाएगी। अब एक बात आप गौर करें कि अगर x0 प्लस डेल्टा एक्स x0 के बराबर हो जाए, ठीक है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, तो डेल्टा एक्स बराबर यहां के पर 0 के बराबर हो, यानी ये कट जाएगा तो डेल्टा एक्स 0 के बराबर हो जाएगा। इस पॉइंट को जरा गौर करिए, अगर ये और ये बराबर हो जाए तो डेल्टा एक्स 0 की तरफ के बराबर हो जाएगा, और अगर x0 प्लस डेल्टा एक्स x0 के बराबर ना हो, अगर बराबर हो जाएगा तो डेल्टा एक्स 0 के बराबर हो जाएगा, और अगर x0 के बराबर ना हो बल्कि x0 की तरफ अप्रोच करे तो डेल्टा एक्स जो है वो 0 की तरफ अप्रोच करेगा। बात आप समझ लें इस चीज को। तो सिचुएशन क्या हो जाएगी, वैसे भी आप समझ लें कि धीरे धीरे जब ये QP की तरफ अप्रोच करेगा तो धीरे धीरे x0 प्लस डेल्टा एक्स जो है वो इसकी तरफ बढ़ेगा, तो क्या चीज कम होगी, डेल्टा एक्स कम होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि डेल्टा एक्स यहां पर हमने क्लियर बता दिया है कि धीरे धीरे सिचुएशन क्या होगा कि जब x0 प्लस डेल्टा एक्स यहां पर आया, मान लीजिए Q पॉइंट यहां पर आ जाए, तो अब यहां के पर ये सिचुएशन हो जाएगी तो डेल्टा एक्स और कम हो जाएगा। जब बिल्कुल इस पर ओवरलैप कर गए तो इसका मतलब ये है कि डेल्टा एक्स कहानी समाप्त, बिल्कुल x0 प्लस डेल्टा एक्स x0 के बराबर हो गया। इसका मतलब डेल्टा एक्स जो है वो 0 के बराबर हो गया। तो जब x0 प्लस डेल्टा एक्स x0 की तरफ अप्रोच करेगा तो डेल्टा एक्स जो है वो 0 की तरफ अप्रोच करेगा, यानी डेल्टा एक्स अपने एग्जिस्टेंस को धीरे धीरे कम करेगा। यहां तक बताइए। और जब ये इस पर ओवरलैप कर जाएगा, Q बिल्कुल P पर आ जाएगा,
तो इसके ऊपर हम लोग टेंजेंट खींच देंगे, पहले ही कॉन्सेप्ट बता दिया हमने आपको। तो हम इसके ऊपर, यहाँ के ऊपर टेंजेंट जो है वो हमको मिल जाएगी। अब आइए इधर वाले इसकी मैथमेटिक्स देखिए। अगर हम आप लोगों से ये बात कहें कि आप ये बताइए कि स्लोप, देखिए ये पॉइंट को देखिएगा, स्लोप ऑफ सीकेंट क्या है, सीकेंट, तो आप कहेंगे स्लोप ऑफ सीकेंट जो है ms से अगर डिनोट किया जाए, ms यानी स्लोप ऑफ सीकेंट, तो बराबर ये हो जाएगा, ये आप लोगों को क्लास 9 में पढ़ाया जाता है कि अगर एक पॉइंट x1 y1 लिया जाए और दूसरा पॉइंट x2 y2 लिया जाए तो स्लोप y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 होता है। तो स्लोप का जो सीकेंट का जो स्लोप होगा ये यहां पर x1 y1 है और ये x2 y2 है, तो बराबर यहां के पर ये हो जाएगा y2 माइनस y1, ये आ जाएगा x0 और प्लस डेल्टा x होगा और माइनस के fx0 होगा। ये आपको मैंने बता दिया, ये सीकेंट का स्लोप होगा। अब एक बात और गौर कर लीजिए कि अगर हमारे पास में यहाँ के पर ये y एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये हमारे पास में यहाँ के पर x एक्सिस है, तो क्लास 9th में आपको पढ़ाया जाता है कि अगर कोई लाइन खींची जाए और ये लाइन अगर x एक्सिस के साथ में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में x एक्सिस से ऊपर एंगल थीटा बनाती है, तो जो स्लोप होता है, स्लोप बराबर होता है tan थीटा। क्या होता है स्लोप? यहाँ के ऊपर tan थीटा के बराबर होता है। इसका मतलब इंक्लिनेशन का जो tan है वो यहाँ के ऊपर स्लोप कहलाएगा। यही बात यहाँ पर भी आएगी कि अगर हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये लाइन PQ इस तरीके से दे रखे, नहीं इस वाली लाइन की बात करें और इस वाली लाइन को अगर हम धीरे 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 करके हम यहाँ के ऊपर बढ़ाएं, देखिए अगर हम यहाँ बढ़ा लें और इसके बाद में यहाँ पर एंगल देखें, तो पहले केस में आपको मैंने देखिए बता दिया कि अगर हम इस सेकेंड लाइन को बढ़ाएं और बढ़ाने के बाद में अगर हम ये एंगल देखें, तो ये एंगल जब हम देखेंगे तो ये इंक्लिनेशन के हिसाब से जो स्लोप होगा, अगर मान लिए कि वो tan थीटा है, यहां पर कोई एंगल दे रखा है, मान लीजिए थीटा दे रखा है, तो स्लोप जो है वो tan थीटा होगा। लेकिन अगर यही पॉइंट जो है वो यहां पर आ जाए, तो अब आप खुद गौर करिए कि अगर हम इसको लेके आएंगे, देखिए यहां तक आ गए, और जब हम इसको लेके आएंगे तो फिर हमारे पास में ये लाइन बनेगी और उसके बाद में इस एंगल के ऊपर स्लोप डिपेंड करेगा। सामने की बात है कि पहले एंगल क्या था, अगर मान लीजिए कि यहां पर थीटा था, तो दूसरे केस में जब Q नीचे उतर आएगा और उस लाइन को हम नीचे में यहां बढ़ाते हुए लाएंगे और x एक्सिस के साथ में उसका इंक्लिनेशन देखेंगे, तो Q की इस लोकेशन से इस लोकेशन पे उतरने के बाद अब इस लाइन का जो स्लोप होगा बदल जाएगा, क्योंकि एंगल बदल जाएगा। ठीक है, अब यहां पर स्लोप tan थीटा होगा तो यहां पर tan थीटा 1 हो जाएगा, जो भी एंगल हो जाए। अब अगर ये पॉइंट धीरे से यहां पर उतर जाए, तो आप खुद देख लीजिए कि अगर आप न्यू लाइएगा तो उसके बाद में अब यहां पर आइएगा, तो अब एक्स एक्सिस के साथ में एंगल ये हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि फिर अब एंगल बदल गया तो स्लोप यहां के ऊपर बदल जाएगा। अब इसी बात को आप देखिए, जैसे जैसे पॉइंट उतरता जाएगा, यहां पर आएगा, यहां पर आएगा, यहां पर आएगा, यहां पर आएगा, तो सीकेंट का जो स्लोप है वो चेंज होता जाएगा। अच्छा, सीकेंट का जो स्लोप है चेंज होगा, कंडीशन क्या होगी कि x0 प्लस डेल्टा x जो है वो x0 की तरफ अप्लाई कर रहा है, की तरफ अप्रोच कर रहा है, x प्लस डेल्टा x जो हो x0 की तरफ अप्रोच कर रहा है। और अगर x0 प्लस डेल्टा x x0 की तरफ अप्रोच करेगा तो ये डेल्टा x कम होता जाएगा, इसका मतलब डेल्टा x 0 की तरफ अप्रोच करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहां पर देखें तो सीकेंट का स्लोप कुछ और होगा, जब हम यहां पर देखें तो सीकेंट का स्लोप कुछ और होगा, और जैसे जैसे ये पॉइंट अपनी लोकेशन को बदलते जाएंगे, यानी ये सीकेंट जो है वो टेंजेंट बनने की तरफ अग्रसर होगी। जब यहां पर आएगी है अभी सीकेंट, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे पॉइंट उतर रहा है तो ये टेंजेंट की तरफ चल रही है। इसका मतलब ये है कि सीकेंट का स्लोप ट्रांसफर होता जाएगा, चेंज होता जाएगा, किसके स्लोप में? टेंजेंट के स्लोप में। और जब ये बिल्कुल यहां पर आ जाएगी तो सीकेंट जो है वो टेंजेंट बन जाएगी, तो अब ये टेंजेंट के स्लोप की बात की जाएगी। तो जैसे जैसे Q जो है वो P की तरफ अप्रोच करेगा, आप लोग पॉइंट देखते रहिएगा, जैसे जैसे Q P की तरफ अप्रोच करेगा वैसे वैसे क्या होगा कि सीकेंट का स्लोप जो है वो टेंजेंट के स्लोप की तरफ बढ़ता जाएगा। और कंडीशन क्या होगी मैथमेटिकल कि x0 प्लस डेल्टा x जो है वो x0 की तरफ अप्रोच करेगा और डेल्टा x 0 की तरफ अप्रोच करेगा। इसका मतलब यह है कि जब इस पॉइंट पर हो जाएगा, इस पॉइंट के ऊपर आप देख लें इस चीज को, तो जैसे जैसे सीकेंट टेंजेंट की तरफ बढ़ेगी, ये लिखा है हमने स्लोप ऑफ सीकेंट, यहां पर ये आ गया। इसका मतलब यह है
कि स्लोप, अब देखिए देखते रहिएगा, स्लोप ऑफ यहां के ऊपर टेंजेंट, स्लोप ऑफ यहां के ऊपर ये हमने लिखा यहां के ऊपर टेंजेंट बराबर हो जाएगा स्लोप ऑफ सीकेंट। सारे बच्चे बिल्कुल दिमाग लगा के देखेंगे, दोनों चीजें बराबर हो जाएंगी, क्योंकि सीकेंट ही बाद में जो है वो टेंजेंट बन जाएगी, लेकिन दोनों के स्लोप बराबर नहीं हो सकते, धीरे धीरे बराबर होंगे। और उसके लिए मैथमेटिकल कंडीशन क्या होगी कि टेंजेंट का स्लोप और सीकेंट का स्लोप बराबर हो जाए। कब बराबर होगा? कि जब यहां के ऊपर लिखा जाएगा, यहां के ऊपर लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू यहां के ऊपर 0। यानी कहने का मतलब यह है कि स्लोप ऑफ सीकेंट और स्लोप ऑफ टेंजेंट बराबर जरूर होगा, लेकिन जब डेल्टा एक्स जो है वो 0, अभी की डेल्टा एक्स जो है वो 0 की तरफ अप्रोच करेगा, धीरे धीरे डेल्टा एक्स क्या होता जाएगा, यहां पर आया तो ये कम होगा, ठीक है। x0 तो रहेगा, x0 तो यहां पे ही है, तो यहां पर भी रहेंगे तो x0 प्लस समथिंग रहेगी, यहां पर भी रहेंगे तो x0 प्लस समथिंग रहेगी। तो जैसे जैसे हम इधर चलेंगे, यानी x0 प्लस डेल्टा एक्स x0 की तरफ अप्रोच करेगा, तो ये अपने एग्जिस्टेंस को कम करेगा। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे डेल्टा एक्स जो है 0 की तरफ अप्रोच करेगा, सीकेंट का स्लोप जो है वो टेंजेंट के स्लोप में ट्रांसफर होता जाएगा, और जब बिल्कुल यहां पर आ जाएगा तो सीकेंट जो है वो टेंजेंट बन जाएगी। तो हमने लिखा स्लोप ऑफ टेंजेंट स्लोप ऑफ सीकेंट के बराबर होगा, लेकिन कंडीशन क्या हो जाएगी कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू यहां के ऊपर 0। तो ये दोनों चीजें आपस में यहां के ऊपर बराबर हो जाएंगी। यहां तक आपकी बात समझ में आ गई कि ये दोनों चीजें आपस में बराबर होंगे। अब हम बार बार उस चीज को नहीं समझाएंगे, मैंने आपको एक बार समझा दिया, यहां तक बात आई। हमने अभी आपको क्या बात बताई थी कि कर्व के किसी पॉइंट पर अगर टेंजेंट लाइन खींची जाए तो उस टेंजेंट का जो स्लोप है वही dy बाई dx कहलाता है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो स्लोप ऑफ टेंजेंट लिखा है यही है dy बाई dx ऑफ y। क्या है? dy बाई dx ऑफ यहां के पर y। इसी स्लोप ऑफ टेंजेंट को, यानी कर्व के किसी पॉइंट पर कोई टेंजेंट खींची जाए तो टेंजेंट का जो स्लोप होगा वही dy बाई dx होगा, और बराबर का यहां के पर निशान लगा दिया, और यहां के पर लिखा गया लिमिट डेल्टा एक्स यहां के पर टेंड्स टू 0, और इसके बाद में यहां के ऊपर ये आ जाएगा ms बराबर क्या होगा। ये देखिए यहां के ऊपर एक चीज मैं भूल गया था कि जब हम किसी भी लाइन का स्लोप लेंगे, ये भूल गए थे, अगर हम ये बताया था उन्हें वहां पर कि अगर हम किसी भी लाइन का स्लोप लेंगे, यानी अगर हम सीकेंट का स्लोप लें, तो यहां पर क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 लिखना मैं भूल गया था, और अपान हो जाएगा x2 माइनस x1। तो x2 क्या है हमारे पास में, x2 ये है, और x1 ये लिखना मैं भूल गया था, आप लोग देख लिए। तो x0 प्लस डेल्टा x और माइनस के x0 होगा, ये y2 माइनस y1 होगा, और ये x2 माइनस x1 होगा, ये स्लोप ऑफ लाइन होगा, और वो लाइन क्या है, यहां पर सीकेंट है। फिर हमने आपको ये कॉन्सेप्ट बताया, फिर हमने आपको बताया कि जो टेंजेंट का स्लोप है वही dy बाई dx कहलाता है, और यहां पर हम लोगों ने लिखा यहां के पर लिमिट, और यहां पर लिखा डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। और स्लोप ऑफ सीकेंट क्या है, ये देखिए हम लोगों ने y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे fx0 और प्लस यहां के पर डेल्टा एक्स ये लिखा, और माइनस का fx0 लिखा, और अपॉन यहां के पर लिखा, देखिए ये x0 और ये x0 कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल होगा ना, तो अपॉन यहां के पर ये आ जाएगा डेल्टा एक्स। देखिए ये है dy बाई dx बराबर लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 fx0 प्लस डेल्टा एक्स माइनस ये हमने स्लोप ऑफ सीकेंट, ये देखिए ms रख दिया है, स्लोप ऑफ यहां के पर जो सीकेंट है वो यहां के पर fx0 प्लस डेल्टा एक्स माइनस fx0, और ये हमने काट दिया, और यहां के पर ये आ गया ये डेल्टा एक्स। अब इसके बाद में आप देख लें, मैंने आपको यहां के ऊपर ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy बाई dx यहां के पर पढ़ाया। क्या पढ़ाया? ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ यहां के पर dy बाई dx पढ़ाया। और क्या पढ़ाया मैंने ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ? यहां पर हमने पढ़ाया, देखिए स्टेप नंबर 1 हमने पढ़ाया कि dy बाई dx, बच्चों dy बाई dx क्या होता है, ये बराबर यहां के ऊपर होता है dy बाई dx ऑफ यहां के ऊपर ये fx, यानी y की जगह पर fx लिख दिया, और बराबर क्या होता है, यहां के ऊपर आ जाता है लिमिट और डेल्टा x टेंड टू 0, और यहां पर ये वैल्यू आ जाती है fx0, इसको मिटाई दी है भाई यहां पे fx0, और प्लस यहां के ऊपर डेल्टा x और माइनस के यहां के ऊपर fx0 और अपॉन यहां के ऊपर ये डेल्टा x। ये हमने आपको यहां के ऊपर पढ़ाया। यानी अब आपसे कोई भी आदमी इसकी ज्योमेट्री पूछेगा तो पूरी ज्योमेट्री आपके दिमाग में ये रहेगी कि कर्व के किसी पॉइंट पर टेंजेंट लाइन खींची जाए तो टेंजेंट का जो स्लोप है वही dy बाई dx होगा, और किस तरीके से सीकेंट जो है वो टेंजेंट बनती है। तो यहां पर वैल्यू आ जाएगी dy बाई dx ऑफ
यहाँ के ऊपर एफ एक्स बराबर यहाँ के ये, या हम इसको यहाँ के ऊपर ये भी लिख सकते हैं, बहुत सी किताबों में इस तरीके से लिखा जाता है कि इस पोर्शन को चाहे हम डी वाई बाई डी एक्स लिखें, चाहे डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स लिखें, और चाहे हम एफ डैश एक्स लिखें, चाहे हम एफ डैश एक्स लिखें, ठीक है, बराबर यहाँ के ऊपर लिमिट, ध्यान रखिएगा, अगर हम इस डेल्टा एक्स को एच कर दें तो आ जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0। अगर हम एक्स 0 को एक्स कर दें, क्योंकि किताबों में फार्मूला जो है वो यही दे रखा है, अगर हम ये कर दें तो ये वैल्यू मिल जाएगी एफ एक्स प्लस एच, सब लोग देख लो, और माइनस का यहाँ के पर मिल जाएगा एफ एक्स, जो एक्स 0 था वो एक्स कर दिया, और जो डेल्टा एक्स था वो एच कर दिया, और जो डेल्टा एक्स है यहाँ के पर एच कर दिया। ये फार्मूला तुम्हारी किताबों में यहाँ के पर दे रखा है कि एफ डैश एक्स बराबर यानी किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस के एफ एक्स अपान यहाँ के ऊपर ये एच होता है। अभी हमने फिजिकल मीनिंग के बारे में बात नहीं की है, नेक्स्ट लेक्चर, अब इसको पहले आप पूरा कायदे से समझ लीजिए, इसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको फिजिकल बताएंगे कि इसकी फिजिक्स के पहले भाई ये दिमाग में अपने उतार लिए, ये सारी बातें अपने दिमाग में उतार लिए कि किस तरीके से मामला जो हैं वो डी वाई बाई डी एक्स बनता है। तो हमारे पास में जो डेरिवेटिव फंक्शन का बना एट अ पॉइंट लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपान एच होगा, ये किताबों में ये दे रखा है। अब और आगे बात बढ़ी, इसी को हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल कहते हैं, यानी जब भी इस मेथड से, किस मेथड से, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ एक्स प्लस एच और माइनस के एफ एक्स वाले मेथड से अगर हम किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करें तो इसको ही हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल कहते हैं, या ए बी इनिशियो मेथड कहते हैं। हमने लिख दिया था, आप देखिएगा इसके पहले वाले उसमें पॉज करके कि ए बी इनिशियो मेथड, यानी कहा जाए कि फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ द गिवन फंक्शन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल और ए बी इनिशियो मेथड। तो फिर हम लोग इसी फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। अगर हम इस फार्मूले के अलावा किसी का इस्तेमाल करेंगे तो हमारा सवाल जो है वो गलत माना जाएगा। ये हमने सब आपको बता दिया। अब इसके बाद में फिर हम आगे बढ़े। देखिए, सबसे बेसिक फंक्शन जो होता है, सब लोग गौर करिएगा, सबसे बेसिक फंक्शन जो हमारे पास में होता है डिफरेंशिएशन के लिए वो होता है एक्स टू द पावर एन। क्योंकि मैं समझता हूँ सीबीएसई बोर्ड में, आईएससी बोर्ड में, सभी में मामलात रहते हैं, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा कि अगर हमारे पास में कहीं पर कोई फंक्शन y बराबर यहाँ के ऊपर ये एफ एक्स बराबर यहाँ के ऊपर ये एक्स टू द पावर एन दे रखा है, ये फर्स्ट प्रिंसिपल का फार्मूला है और यही डिफरेंशिएशन की ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। तो अगर एफ एक्स बराबर यहाँ के ऊपर ये दे रखा है तो एफ एक्स प्लस एच जो है बच्चों, एफ एक्स प्लस एच जो है ये एक्स प्लस एच होल टू द पावर एन हो जाएगा। यानी अगर हमारे पास में एफ एक्स बराबर एक्स टू द पावर एन दे रखा है तो हम इस एक्स की जगह पर अगर एक्स प्लस एच रख दें तो एक्स प्लस एच होल टू द पावर यहाँ के ऊपर एन हो जाएगा। इसके बाद में अगर हम डी बाई डी एक्स यानी डिफरेंशिएट करें एक्स की रेस्पेक्ट में, किसको करें, एक्स टू द पावर एन को करें, यानी एफ एक्स को करें, तो बराबर यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा। देखिए, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, यानी अगर हम फंक्शन को डिफरेंशिएट करें तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स कहलाएगा। तो डी बाई डी एक्स ये रखा और एफ एक्स की जगह पर एक्स टू द पावर एन रखा, और बराबर हम लोगों ने लिख दिया लिमिट एच टेंडिंग टू 0, और एफ एक्स प्लस एच जो है ये एक्स प्लस एच होल टू द पावर एन होगा। इसकी जगह पर एफ एक्स प्लस एच ये रखा और माइनस ये एफ एक्स रखा, एफ एक्स की जगह पर एक्स टू द पावर एन होगा और नीचे जो है वो एच आ जाएगा। आप लोगों ने गौर किया, ये हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं, हम आपको डिफरेंशिएशन सिखा रहे हैं। चीज़ें मैंने कह दिया कि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी 3, 4, 5 लेक्चर के बाद में ये बड़ा विकराल रूप ले लेंगी। तो इसलिए सीबीएसई बोर्ड वाले और आईएससी बोर्ड वाले जहाँ जहाँ ये कॉन्सेप्ट होंगे सब बिल्कुल एंजॉय करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर हमारे पास में बेसिक फंक्शन ये है तो यहाँ तक बात पहुँची। इसका मतलब ये है कि जब हम लोग यहाँ के ऊपर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन करेंगे बच्चों, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो देखो नीचे जो है वो यहाँ के ऊपर लिखा जाएगा, यहाँ के ऊपर लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ के ऊपर वैल्यू क्या हो जाएगी कि x अगर हम लोग कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस एच बाई यहाँ के ऊपर ये x हो जाएगा, और ये पावर यहाँ के ऊपर ये आ जाएगी n, और माइनस का x टू द पावर यहाँ के ऊपर ये n हो जाएगा और अपान h आ जाएगा। इसके बाद में फिर वैल्यू क्या होगी कि डी बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ के ऊपर देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n होगा, और यह आ जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू यहाँ के ऊपर 0, और ये पावर जो n है वो इस पर भी रेस करेगी और इस पर भी रेस करेगी, तो x टू द पावर n आ गया।
और यहां पर आ जाएगा 1 प्लस एच बाई एक्स होल टू द पावर एन माइनस एक्स टू द पावर एन और अपान यहां के ऊपर आ जाएगा एच। इसके बाद में यहां के ऊपर आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, आ जाएगा यहां के ऊपर लिमिट एच टेंडिंग टू यहां के ऊपर 0। और अगर हमने यहां पर ये एच जो है नीचे वाला यूं ही रखा और एक्स टू द पावर एन हम लोगों ने कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस एच बाई एक्स होल टू द पावर एन होगा और माइनस का यहां के ऊपर ये 1 आ जाएगा, ये हमने यहां के ऊपर मिटा दिया। अब आप लोग सारे लोग गौर कर लीजिए कि 1 प्लस एक्स होल टू द पावर एन बराबर, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन में 11वें में पढ़ा दिया जाता है, लेकिन बहरहाल मैं आपको लिख के फिर दिखाई दे रहा हूं। तो 1 प्लस यहां के ऊपर एन एक्स होता है प्लस एन एन माइनस 1 अपान फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर होता है और ये इन्फिनाइट तक फंक्शन जो है एक्सपेंड हो जाता है। 1 प्लस एक्स होल टू द पावर एन इस तरीके से एक्सपेंड होता है, यानी आगे क्या मिलता है एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 अपान फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स क्यूब मिलेगा और फिर x4 होगा। इस तरीके से ये चीज इन्फिनाइट तक यहां के ऊपर जाएगी। इस फार्मूले को हम लोगों ने यहां पर अप्लाई किया बच्चों, तो बराबर यहां के ऊपर ये आ जाएगा। देखो बराबर ये लिमिट एच टेंडिंग टू 0 ऐसे ही रहेगा, ये देखो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 ऐसे ही रहेगा और एक्स टू द पावर एन ये आ जाएगा ये। और फिर हम लोग इसमें 1 प्लस एक्स होल टू द पावर एन ये वाला लगाएंगे, तो 1 प्लस एन एक्स आएगा, 1 प्लस एन आएगा और एच बाई एक्स आएगा, प्लस एन आएगा, एन माइनस 1 आएगा, अपान फैक्टोरियल 2 आएगा, एच स्क्वायर अपान यहाँ के ऊपर एक्स स्क्वायर आएगा और प्लस अप टू इन्फिनिटी होगा। और इसके बाद में यहाँ के ऊपर नीचे जो है वो एच आ जाएगा और ये हम लोगों ने बंद कर, ये नीचे वाला एच ये लिख दिया गया। और उसके बाद में ये -1 नहीं लिखा है, इसके बाद में इन्फिनाइट के बाद में ये देखिए -1 आ जाएगा, ये बढ़ा दिया गया, ये आ गया और नीचे एच आ गया। ठीक है, ये हम लोगों ने 1 प्लस एच बाई एक्स होल टू द पावर एन का एक्सपेंशन इसके बेस पे खोल दिया। 1 प्लस एन एक्स होता है, ये होता है। तो यहां पर एच बाई, यहां पर एन है तो एन और यहां पर एच बाई एक्स है तो एन इंटू एच बाई एक्स हो जाएगा। फिर एन एन माइनस 1 अपान फैक्टोरियल 2, यहां पर एक्स का स्क्वायर होता है तो एच स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर हो जाएगा और -1 लास्ट वाला ये रख दिया जाएगा और अपान यहां के ऊपर एच कर दिया गया। अब सारे लोग गौर कर लेंगे तो इस एक्सपेंशन से +1 और -1 कैंसिल हो जाएगा और इसके बाद में यहां के ऊपर ये वैल्यू आ जाएगी डी बाई डी एक्स ऑफ, यहां के ऊपर गौर करिएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन बराबर, ये देखिए यहां के ऊपर ये आ जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू, यहां के ऊपर 0 आएगा, एक्स टू द पावर एन आएगा ये वाला। इसके बाद में सारे बच्चे ये देखेंगे कि हमने यहां पर क्या किया कि हमारे पास में ये एन लिखा हुआ है, ये हमारे पास में ये एच बाई एक्स है। आप गौर कर लें कि यहां से हम लोगों ने एच बाई एक्स कॉमन ले लिया, क्या ले लिया, एच बाई एक्स यहां से कॉमन ले लिया, लेकिन यहां से कॉमन लिया जाएगा लेकिन यहां पर एच बाई एक्स बचेगा, यानी इस टर्म में एच बाई एक्स बचेगा। क्लियर हो रही बात, ये बचेगा। अगर आगे वाले टर्म में एच क्यूब और अपान एक्स क्यूब है और एच बाई एक्स हम लोगों ने कॉमन ले लिया तो इसका मतलब एच स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर आगे के टर्म में होगा, यानी आगे के एक्सपेंशन के जितने भी टर्म होंगे हर एक में एच बाई एक्स जरूर मौजूद होगा यहां के अलावा। यहां से तो कॉमन ले लिया गया लेकिन यहां पर स्क्वायर है तो यहां पर भी होगा, आगे क्यूब होगा तो वहां पर भी होगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि अब आप लोग गौर कर लीजिए कि यहां से एच बाई एक्स लेने के बाद एन तो यहां बचेगा लेकिन आगे यहां के पर एन एन माइनस 1 अपान फैक्टोरियल 2 होगा और यहां पर एच बाई एक्स होगा और प्लस अप टू इन्फिनिटी, और ये देखिए ये लग गया और अपान यहां के पर ये आ गया एच, यानी एच बाई एक्स यहां तो है ही है लेकिन एच हर टर्म में होगा। क्लियर हो रही बात ये। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग ये करेंगे कि इस एच को, ये देखिए ये एच और ये एच हम लोग काट देंगे, ये एच और ये एच कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद में सारे लोग और गौर करिए कि अप्लाई द लिमिट लिखेंगे, ये हम आपको लिमिट में पढ़ा चुके, सारे कॉन्सेप्ट देखिए। कहेंगे हम अप्लाई द लिमिट, और जब हम लोग यहां के ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे, अप्लाई द लिमिट, तो वैल्यू आ जाएगी जाकर यहां के ऊपर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन बराबर। अब जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो अब ये खत्म हो जाएगा कहानी, इसकी अप्लाई कर दी तो हम लोगों को क्या मिलेगा, एक्स टू द पावर एन मिलेगा, देखिए ये मिला, और इनटू यहां के पर 1 अपान एक्स मिला, ये देखिए एच तो कैंसिल हो जाएगा, 1 अपान एक्स मिला, और अंदर क्या मिला, ये देखिए एन मिला। और बाकी के सारे टर्म में क्या हो जाएगा, क्योंकि एच यहां भी मौजूद होगा तो जब यहां पर 0 दिएगा तो इस 0 के मल्टीपल में जितना ये टर्म बच रहा है ये वाला, ये सब 0 हो जाएगा। आगे के टर्म में भी एच होगा, वहां पर भी 0 आएगा तो वो भी टर्म 0 हो जाएगा, यानी आगे के सारे टर्म जो है वो सब 0 हो जाएंगे। क्लियर हुई बात, लिमिट अप्लाई करने के बाद में। तो अब इस सिचुएशन आप समझ लें कि डी बाई जब डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर यहां के ऊपर ये एन करेंगे
तो वैल्यू क्या हो जाएगी n x टू द पावर n, और ये ऊपर चला जाएगा +1 है, -1 बन गया, तो वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के पर nx टू द पावर n -1। देखिए मैंने आपसे शुरू में क्या कहा था कि बड़ी मेहनत करके चीज़ों को आपके सामने लाया जा रहा है, और उसमें मुझे ये लग रहा है कि CBSE बोर्ड वाले जो हैं वो ज़्यादा फैज़याब होंगे। ठीक है, ISC वाले में बहुत सी चीज़ें जो हैं कटी हुई हैं, ये सब CBSE बोर्ड में है। तो जो बेसिक फार्मूला यानी जितने भी डिफरेंशिएशन हैं और जो भी फार्मूले बने हैं वो सब फर्स्ट प्रिंसिपल से बने हैं, इस फार्मूले से बने जो हमने आपको ड्राइव किया, और सारा कॉन्सेप्ट हमने आपके दिमाग में बिठाया। और बेसिक फंक्शन हमारे पास में सबसे पहला जो है वो x टू द पावर n है, डी बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n बराबर nx टू द पावर n -1। ये आपको अपने दिमाग में रखना है, ये वाला फार्मूला। जितने भी फार्मूले आए हैं आप बात समझ लें, चाहे वो nx टू द पावर n -1 का हो, हम फंक्शन का नाम नहीं लेते, वो सब जो आए हैं वो इसी फार्मूले से आए हैं। लेकिन डायरेक्ट आगे अब हर फार्मूला डिफरेंशिएट तो कराया नहीं जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहां के ऊपर ये लिखें, देखिए जैसे हमने ये लिख दिया, अब इसके बाद में फार्मूला यही इस्तेमाल होगा। ये ध्यान रखिएगा कि अगर हम ये सब अपने पास में नोट रखिएगा कि अगर फर्स्ट प्रिंसिपल से कहीं के ऊपर करने के लिए सवाल आएगा तो सबसे पहले हम हमारे पास में जैसे लिखा हुआ y बराबर, और ये लिखा है fx, और बराबर लिखा हुआ है यहाँ के ऊपर ये sin x लिखा हुआ है। अब आप कहिए कि साहब sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो जो बच्चे पढ़े में हैं वो ये कह देंगे कि साहब cos x होता है। आता कहाँ से है? बेसिक जो फार्मूला है वो हमारे पास में यही है। यानी सबसे पहले क्या काम करेंगे आप कि fx प्लस h बराबर यहाँ के पर sin x प्लस h कर देंगे, यानी जहाँ पर x है वहाँ पर x प्लस h कर देंगे, और डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ के पर आप लिख देंगे sin x यानी फंक्शन का डिफरेंशिएशन, और बराबर आ जाएगा देखिए लिमिट, और लिखा जाएगा h टेंडिंग टू 0 fx प्लस h लिखेंगे हम लोग यहाँ के पर sin x प्लस h माइनस फिर हम लोग fx लिखेंगे, फिर आ जाएगा यहाँ के पर ये sin x, और अपॉन यहाँ के पर ये देखिए h। ठीक है, इसके बाद में फिर हम लोग यहाँ के पर लिखेंगे देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ के पर लिखेंगे हम लोग sin x, और बराबर लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब ट्रिग्नोमेट्री के हमारे सारे कॉन्सेप्ट आप देख लीजिएगा, और जो क्लास 12 में होगा उनको पता होगा। यहाँ पर sin c माइनस sin d का फार्मूला लगा देंगे, तो ये आ जाएगा 2 cos c प्लस डी अपान 2, c प्लस डी और अपान 2, और यह आ जाएगा sin c माइनस डी और अपान 2, और अपान यहाँ के पर h हो जाएगा। समझ बात आई? ये हमने यहाँ पर sin c माइनस sin d लगा दिया। इसके बाद में डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू यहाँ के ऊपर 0 होगा, यहाँ पर डिनोमिनेटर में h होगा, ये आ जाएगा 2 cos, और ये देखिए 2x यहाँ के ऊपर क्या आ जाएगा 2x और प्लस h और अपान यहाँ के ऊपर 2, और ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ के ऊपर साइन, सिर्फ h/2 बचेगा क्योंकि x और x कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, फिर बराबर का निशान लगेगा, और उसके बाद में यहाँ पर हम लोग लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0, और देखिए ये 2 लिखा गया, और ये cos, और यहाँ के पर ये 2x और प्लस h और अपान 2 लिखा गया, और इसके बाद में फिर हम लोगों ने यहाँ के पर लिखा sin h/2 ये लिखा, और अपान का निशान लगाया, और ये वाला h लिखा, ये वाला h लिखा, और ये 2 जो है वो नीचे कर दिया। ये मैंने आप लोगों को लिमिट में पढ़ा दिया है, कोई भी आदमी लिमिट देख लेगा कि लिमिट ये हमने आपको पढ़ाया कि थीटा टेंड्स टू 0 तो साइन थीटा अपान थीटा जो है ये 1 के बराबर होता है। इसी तरीके से लिमिट अगर h टेंड टू 0 है यानी h/10 टेंड्स टू 0 है तो साइन यहाँ के पर h/2 और अपान यहाँ के पर h/2 बराबर यहाँ के पर 1 होगा उस फार्मूले के बेस पर। तो जब आप इसके अंदर लिमिट अप्लाई करिएगा, आप लिख दिएगा अप्लाई द लिमिट। जब आप ये लिमिट अप्लाई करिएगा, अगर h 0 की तरफ अप्रोच करेगा तो ये सब लिमिट में मैं आपको पढ़ा चुका, तो h/2 भी 0 की तरफ अप्रोच करेगा, तो इतने फंक्शन की जो लिमिटिंग वैल्यू है वो 1 हो जाएगी। जब लिमिट अप्लाई करिएगा तो आप देख लीजिए कि डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ के पर हमारे पास में यहाँ के पर साइन एक्स आएगा, और बराबर ये आ जाएगा 2 और यहाँ के पर कॉस होगा, और ये 2x और प्लस 0 और अपान 2 होगा, और इंटू 1 हो जाएगा। जब लिमिट अप्लाई करिएगा ये 2 आएगा, कॉस आएगा 2x प्लस 0 और अपान 2, और इसकी लिमिटिंग वैल्यू यहाँ के पर 1 आ गई। इसका मतलब ये हो जाएगा कि जब डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ के पर हम लोग साइन एक्स करेंगे तो बराबर आ जाएगा 2 और यहाँ के पर कॉस होगा,
और 2x अपान 2, 2 कट जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी यहां के ऊपर x। यहां के ऊपर हमारे पास में देखिए ये जो 2 है ये हम गलत लेके आए हैं, क्योंकि h/2 हमने नीचे कर दिया है, ये वाला 2 नीचे कर दिया, तो यहां पे ये 2 नहीं रहेगा, यहां पर ये 2 भी अब यहां पे नहीं रहेगा। ध्यान रखिएगा, ये 2 भी यहां पे नहीं रहेगा, क्योंकि इस 2 को हम लोग यहां पे ये ले आए हैं, h/2 कर दिया है। तो d/dx ऑफ sin x क्या हो जाएगा, सिर्फ हमारे पास में आ जाएगा यहां के ऊपर ये cos x। क्या पढ़ाया मैंने आप लोगों को, मैंने आज आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट जो ज्योमेट्री थी डिफरेंशिएशन की और फर्स्ट प्रिंसिपल, सिर्फ फिजिकल को छोड़कर सारी रोशनी हमने आप लोगों की डाल दी है कि किस तरीके से हम लोग इसकी ज्योमेट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरीके जो सीकेंट है वो टेंजेंट बनती है, ये सब मामला। अब आप देखेंगे कि जब ये 3, 4, 5 लेक्चर इसके हो जाएंगे तो कितना आपको मजा आएगा और कितनी चीजें आपको मालूम हो जाएंगी, और पूरे चैप्टर इसके ऊपर जो है वो लगते चले जाएंगे। पहले मैं आसान सवाल लगा दूंगा और फिर कुछ टिपिकल सवालों को मैं देखूंगा। तो सबसे पहली चीज ये आई, ज्योमेट्री बताई, ये फार्मूला आया। अगर कहा जा रहा है कि AB इनिशियो मेथड या फर्स्ट प्रिंसिपल से लगाइए, तो आप लोग इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे और जितने भी डिफरेंशिएशन के रिजल्ट आएंगे, जितने भी डेरिवेटिव के रिजल्ट आएंगे, वो सब इसी फार्मूले के बेस पर आएंगे। हमने x⁴n का आप पढ़ा कर रखते हैं, रटा करते हैं x⁴n-1। जो बच्चे जानते होंगे, जिनको नहीं मालूम उनके लिए ये नई चीज है कि फर्स्ट डेरिवेटिव जो है, ये फर्स्ट प्रिंसिपल जो है, इसी से हर फार्मूले का डिफरेंशिएशन होता है और फार्मूला का रिजल्ट आपके सामने आता है। आप रट लेते हैं कि साहब इसका डिफरेंशिएशन ये होगा, sin x का डिफरेंशिएशन cos x होगा। अब हम भी फार्मूले आपको लिखा देंगे, सारे हम आपको डिफरेंशिएशन तो कराएंगे नहीं, इतने कराएंगे तो पता लगा खाली उसी पे फालतू लेक्चर चलता रहेगा। लेकिन मैंने आज आपको इसका बेस क्लियर करा दिया कि जितने भी रिजल्ट आते हैं फार्मूलों के, वो फर्स्ट प्रिंसिपल के ऊपर ही बेस करते हैं। तो आज मैंने आपको x⁴n का बेसिक डिफरेंशिएशन सिखा दिया कि nx⁴n-1 होगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल एक फंक्शन ले लिया, sin x का जो है वो cos x होगा, ठीक है। इसके बाद में हम आपको ये बताएंगे कि साहब इसकी फिजिकल मीनिंग क्या होती है, और फिजिकल मीनिंग के बाद में फिर देखेंगे कि हम आपको ये बताएंगे कि किसी भी फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी, यानी डिफरेंशिएशन से डिफरेंशिएबिलिटी बनती है एट अ पॉइंट क्या होती है। लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। और जो बात मैंने आपसे शुरू में कही थी, अगर आप लोग वो लोग करेंगे और देखते रहेंगे लेक्चर को, कॉन्टिन्यूटी में लेक्चर्स को देखते जाइए, तो क्या होगा कि हमारी भी हिम्मत अफजाई जो है वो होती जाएगी। आप देखेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो हमें भी ये लगेगा कि हम कुछ काम कर रहे हैं। थैंक यू।